पर सीएम योगी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। औरंगजेब गैंग और विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वालों को सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों का अपमान अब कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह। ये रिपोर्ट देखिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ सियासी बयानबाजी अब देशद्रोह के मुद्दे तक आ गई है। बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये सबको याद है किस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत ये सब स्वीकार नहीं करेगा। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी औरंगजेब को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। एक आक्रमणकारी के रूप में ही भारत में उनका पहचान है और हो सकता है उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय अध्यात्म को उन्होंने नष्ट करने का काम किया और ये भारत जानता है। सोमनाथ से लेके अयोध्या से लेके काशी मथुरा में सब जगह विध्वंस करके सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की। ऐसे लोग उनको संत नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के डीएनए में सनातन का विरोध करना है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं मेरठ में औरंगजेब और उसके वजीर अबू मोहम्मद खान की कब्र तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। पुरातन विभाग की जो जगह थी उसको वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेकर जिस तरीके से लोगों ने वहाँ कब्जा किया, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस जो मकबरा है उसको तोड़ने की मांग है। 50 लाख रुपए जो भी तोड़ेगा उसे देंगे। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे औरंगजेब की कब्र है उसको कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए हम हिंदू समाज से इकट्ठा करके देंगे। इन दिनों औरंगजेब और महमूद गजनबी के सेनापति मसूद गाजी पर खूब बयानबाजी हो रही है। जहां संभल में नेजा मेला की अनुमति नहीं मिली तो मसूद गाजी को अचानक सूफी संत बताया जाने लगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया है। उन्होंने सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताया है। साथ ही संभल में नेजा मेला रोकने से को गलत बताते हुए संभल एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। एसपी सांसद ने सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बता दिया था। साथ ही एएसपी को भी बर्खास्त करने की मांग कर डाली थी। समाजवादी पार्टी सांसद ने अधिकारियों पर संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। एसपी सांसद बर्क के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा पहले वो इतिहास पढ़ें। उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों लोग गाजी सालार को सूफी संत मानते हैं। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अभी बिना पढ़े हुए ज्ञान फैल रहे हैं। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत? मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। एसपी सांसद रुचि वीरा ने संभल में नेजा मेला पर रोक का विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत मेले पर रोक लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि कमेटी के लोगों को बात रखने के हक पर भी रोक लगाई जा रही है। नेजा कमेटी के लोग अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो उन पे इस तरह से 5-5 लाख के मुचलके करना ये बिल्कुल गलत है। सबको अपनी बात कहने का हक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। संभल में नेजा मेले पर रोक को लेकर जारी घमासान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी दंगा या माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन राज्य के अंदर एक कानून का राज है, किसी को दंगा करने का अनुमति नहीं मिलेगा, किसी को प्रदर्शन उस प्रकार का जिस राज्य का माहौल खराब करें। आज हिंदू हो चाहे मुसलमान, आप देख रहे हैं सभी का विकास हो रहा है। मंगलवार को पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां ढाल लगाया जाता था उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। एसपी ने कहा ये गलत परंपरा थी, गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। कई इतिहासकारों की सालार मसूद गाजी पर अलग अलग राय है। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। 1014 से 1034 तक गजनवी सेना का सेनापति रहा। मसूद गाजी 11वीं शताब्दी में मामा के साथ भारत आया था। भारत में युद्ध के दौरान सालार मसूद गाजी मारा गया था। महाराजा सुहेलदेव ने उसे मारकर युद्ध में विजय पाई थी। 12वीं शताब्दी तक मसूद गाजी को सूफी संत बताने लगे। बहराइच में सालार मसूद की मजार आज भी मौजूद है। सालार मसूद गाजी पर एएसपी ने कहा था कि जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी रैली निकाली तो वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे लेकर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष के नेता इसे लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ के सरधाना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को औरंगजेब के तहत देशद्रोही बताया। संगीत सोम ने कहा कि कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। संगीत सोम बोले कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर से बेंगलुरु में जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उनकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये प्रासंगिक नहीं है। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार मठ मंदिरों पर भी कार्रवाई करे। इस देश में पता नहीं कितने मंदिर, मठ और मस्जिदें हैं। अगर उनकी सभी की छानबीन कराई जाए तो उसमें 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बने हैं। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी कि केवल पर्टिकुलर चिन्हित जगहों पर ही कार्रवाई करके एक वातावरण पैदा करेगी जिससे
जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तियों को, उनको फासिस्टवादी ताकतों को खाद पानी मिल सके। नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि औरंगजेब और साथ ही दूसरे मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन न महाराष्ट्र सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही यूपी सरकार। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था, और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है? तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने। सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगाने देंगे। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर मेले का आयोजन होगा। पुरजोर विरोध करेगी। यह पहली बात कि मेला लगने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। हम हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है, न कि ऐसे आक्रांताओं को जिसने लगभग 1000 साल पहले जो आकर के भारत देश में तबाही मचाया था, अब उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम तो एक पॉलिटिकल पर्सन, हम नहीं, यहाँ की जनता स्वतः चाहती है कि जिस आक्रांता ने इस देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। आयोजन करके सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जनता का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। मुगलकालीन आक्रांताओं को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। एसपी और कांग्रेस के नेता जहां इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो। औरंगजेब पर जहां नागपुर में हिंसा भड़की, तो देश भर में सियासत भी खूब हो रही है। अब कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने अपनी कविता के जरिए औरंगजेब विवाद पर जवाब दिया है। इस मौके पर अनामिका अंबर ने बताया कि आगामी 22 मार्च को शहीद भगत सिंह की याद में एक काव्य संध्या का आयोजन मेरठ में होने जा रहा है। इस आयोजन में देश के नामी कवि हिस्सा लेंगे। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी? औरंगजेब विवाद को लेकर आजकल पूरे देश में चर्चा हो रही है और आपने कुछ लिखा है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में बात क्यों हो रही है, सबसे पहले तो हम ये बात सोच लेते हैं, क्या कारण है कि लोग विद्रोह पर उतर आए? क्या कारण है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? कारण ये है कि वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है। वार पीठ बीजेपी के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी भी संगठन में फेरबदल करने की तैयारी में है। 20 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को समाजवादी पार्टी बदलने की तैयारी में है। नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर किए जाने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पंचायत और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बदलाव की तैयारी है। पार्टी पदाधिकारी के कामकाज का मूल्यांकन किया जा रहा है और पीडीए फॉर्मूले पर काम करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों के जिलाध्यक्ष जहां बदले हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस काम पर तेजी दिखाई है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आगे आने वाले दिनों में करीब 20 जिले के जिलाध्यक्षों को बदल दिया जाए। हालांकि इस बारे में समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम संगठन के लोगों को सूचित किया है कि जल्द से जल्द परफॉर्मेंस के आधार पर उन जिलों में न सिर्फ जिला अध्यक्ष बदले जाएं, बल्कि तमाम नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। अब सवाल यही उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी इस तमाम चीज़ों के पीछे फार्मूला क्या रखेगी। तो सूत्र जो बताते हैं वो साफ तौर से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले पे भी आगे बढ़ेगी और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी इन जिला अध्यक्षों को बदलने के बाद पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 में इन्हीं से काम लेगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान एक विधायक के मोबाइल इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने न सिर्फ मोबाइल के बैन होने की बल्कि इस्तेमाल न करने की नसीहत दी और ये भी कहा कि जो मोबाइल लेकर सदन में आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल विधायक कृष्ण कुमार सदन में मोबाइल में पढ़कर बोल रखे थे, जिसे देखकर नीतीश कुमार नाराज हो गए। जैसे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मतलब एमओ और निचले जितने कर्मचारी है उसके द्वारा शोषण दोहन किया जा रहा है महोदय। इसीलिए हुआ था कि इसको जल्द से जल्द मतलब सरकार लागू करे ताकि दुकानदार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक, उनका सुझाव है कि जल्द से जल्द लागू करिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूरा पूछिए। महोदय, जल्द से जल्द होगा, बैठिए, पूछिए मंजू जी। महोदय, मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है। अरे मैडम, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ओर से कराए गए जातीय सर्वेक्षण में मुसलमानों में पिछड़े वर्गों को बीसी श्रेणी में शामिल किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने और ओबीसी का हक छीनने का आरोप लगाया है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। विशेष रूप से कांग्रेस इस जातिगत जनगणना SC, ST, OBC के हित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टिकरण राजनीति के भाग में ये जातिगत जनगणना किया। और ताजुब होता जानकारी हो कि आपको 12% मुसलमान है तेलंगाना के अंदर, उसमें 10% आज उसको BC का दर्जा दिया मुसलमानों को। माने किस तरह BC का हक छीन लिया जा रहा है, BC का जो अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो मिला था, उसको किस तरह छीन लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में मार्च में प्रदेश अध्यक्ष फाइनल हो सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी अप्रैल तक ऐलान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में कांग्रेस और एसपी की तरह परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में आम कार्यकर्ता भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का बन सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, लगातार चुनाव की प्रक्रिया संगठनात्मक चल रही है, कब तक यूपी और उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले 72 जिलों का अध्यक्ष घोषणा हुआ, बाकी राज्यों में भी जिला अध्यक्षों तो प्रक्रिया पूरा हो गया। अभी लगभग 19 राज्यों का अध्यक्ष बनने के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषणा होगा। लेकिन इसकी समय सीमा क्या होगी? दोनों प्रदेशों में अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा और नए अध्यक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? ये एक परिवार के अंदर 3 संसद बनना ये कांग्रेस में मुमकिन है, या कई क्षेत्रीय दलों में, सपा जैसे दलों में एक ही परिवार से 5 लोग भी बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन।
पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर पिछले 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ अचानक अपना रुख बदलते हुए सख्ती दिखाई है। पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल और सरवन सिंह पंढेर समेत अन्य शीर्ष किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है, बल्कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को भी उखाड़ दिया है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहा किसानों का पक्का मोर्चा आखिरकार हटा दिया गया है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर पर चल रहे पक्के मोर्चे को हटा दिया है। उसे लेकर अभी कार्रवाई लगातार जारी है और जो किसान नेता थे उनको भी हिरासत में लिया गया और जो लोग शंभू बॉर्डर पर ललितपुर में सैकड़ों साल पुराने किले की जमीन पर अवैध मजार का निर्माण करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में किले की जमीन पर इस्लामिक झंडा और पार्क बनाने का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। फिलहाल डीएम ने जांच का भरोसा दिया है। के विरुद्ध ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। मेहरौनी तहसील में किला है राजा मर्दन सिंह का और किले के बाहर एक बावड़ी, बहुत पुरातत्व महत्वपूर्ण बावड़ी है, पुरातात्विक महत्व की। उस बावड़ी को कुछ लोगों ने पाट के उस पर स्लैब डाल के आरसीसी करके और उस पर एक मजार जैसा स्वरूप दे दिया है। और वहाँ जो मैदान पड़ा हुआ था, तालाब है, तालाब के किनारे मैदान था, उस मैदान को पूरा इस्लामिक पार्क बना दिया है। इस्लामिक झंडे लगा दिए हैं, हरे रंग से पोत दिया है, तो उस पर अवैध कब्जा है। मेरठ के जिस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उस हत्याकांड से कुछ दिन पहले का एक वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो किसी फंक्शन का बताया जा रहा है, जिसमें सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेची के साथ डांस करता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में कातिल पत्नी मुस्कान भी जमकर झूमती नजर आ रही है। नाच गा रहे इस परिवार की तस्वीरें देखकर कौन कह सकता है कि पति के साथ डांस कर रही मुस्कान के दिल में एक खौफनाक प्लान चल रहा है, और वो भी ऐसा खौफनाक प्लान जिसमें बेरहम मुस्कान अपने ही पति की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर एक ड्रम में रख देती है और उसे सीमेंट से भर देती है।